हेलो। अब इसमें आज का वीडियो शुरू करता हूँ, उससे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हम अब तक पढ़ क्या क्या चुके हैं, क्योंकि शायद ये लास्ट होगा। आज प्राचीन भारत का हमारा एंशियंट हिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर होगा शायद। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमने वैदिक एज पढ़ी थी, वैदिक काल पढ़ा था। उसके बाद जैन धर्म, बुद्ध धर्म बहुत अच्छे से किया था। जैन धर्म, बुद्ध धर्म के बाद में हमने महाजनपदों के बारे में जाना था, जो 16 महाजनपद थे। और उन 16 महाजनपद में भी एक स्ट्रॉन्ग महाजनपद था मगध। तो हमने मगध के बारे में जाना था। और मगध पर बहुत सारे वंशों ने शासन किया था। जैसे उसके बाद में हमने वो सारे वंश पढ़े थे। जैसे हमने सबसे पहला वंश मगध पर शासन करने वाला बृहद्रथ वंश पढ़ा था, जिसका राजा बृहद्रथ था। उसके बाद में हमने हर्यक वंश पढ़ा था। हर्यक वंश में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी, अजातशत्रु की उदयन ने कर दी थी। इसके बाद में हर्यक वंश के बाद में हमने शिशुनाग वंश पढ़ा था। शिशुनाग वंश में शिशुनाग था, कालाशोक था, कालशोक जिसे काकवर्णी भी कहते थे। शिशुनाग वंश के बाद में हमने नंदवंश पढ़ा था। नंदवंश की स्थापना जो महापद्म नंद ने की थी। और नंदवंश में हमने महापद्म नंद पढ़ा था। उसके बाद में घनानंद पढ़ा था। और घनानंद के टाइम पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। फिर उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग वंश, मतलब शक्तिशाली शासन आया भारत पर। किसका आया? शक्तिशाली शासक मौर्य वंश का उदय हुआ। मौर्य वंश में पढ़ा था हमने, बहुत महान महान राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्योत्तर काल में आ गए थे। मौर्यों के बाद के काल में इसमें भारत फिर से कमजोर होने लगा था, तो भारत पर बाहरी आक्रमण होने लगे थे। भारत की शक्ति बटने लगी थी, कमजोर होने लगी थी। तो इसमें हमने घरेलू शासक देखे थे, शुंग, कान्व, सातवाहन और चेदी, ये थे। और जो विदेशी शासक थे वो थे हिंदी, यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये फॉरेन इन्वेजर थे, भारी आक्रमण किया था। कुषाण में कनिष्क हमने कंप्लीट किया है। अब जैसे मौर्य वंश था शक्तिशाली वंश, इसके बाद में भारत में एक और शक्तिशाली वंश का उदय हुआ, जिसे हम कहते हैं गुप्ता वंश, गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी का उदय हुआ। अब भारत में फिर से भारत एक शक्तिशाली राजवंश के अंडर में काम करेगा। तो भारत पर फिर किसी भी विदेशी आक्रमण की हिम्मत नहीं हुई। भारत पर किसी भी विदेशी की भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये एक शक्तिशाली वंश था। तो गुप्ता वंश की स्थापना, जो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 240 एडी से लेकर 280 एडी तक है। श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त किसका बेटा था? श्रीगुप्त का बेटा था। ये 280 से 319 एडी तक रहा था। इन शासकों के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल में, क्योंकि पूछा वही जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसने कुछ किया हो जाता है। तो ऐसे पूछ सकता है गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त हो गया। उसका बेटा कौन था? घटोत्कच गुप्त। उसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में आए हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड 319 से 335 एडी तक का था। चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड, ठीक है जी। इसको गुप्त वंश का रियल फाउंडर बोला जाता है, यानी कि वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुप्त वंश का। गुप्त जो थे, ये गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। ये जो गुप्त वंश आया हमारा, अभी हमने कनिष्क पढ़ा था, कुषाणों के सामंत थे। सामंत का मतलब समझते हैं? सामंत होता है जब मैंने बताया जैसे सातवाहन में भूमि दान करनी शुरू कर दी थी ब्राह्मण और क्षत्रिय और बौद्ध को, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को भी भूमि मिलती थी। मतलब अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे भूमि मिल जाती थी, उसे सामंत बोलते थे। सामंत जिसे भूमि मिल जाती थी, या तो उसकी तनख्वाह के रूप में या उसे दान के रूप में, कैसे भी मिल जाती थी। ऐसे भूमि दान कर करके और बहुत सी भूमि इकट्ठी हो गई, और इस व्यवस्था को सामंतवाद कहते थे। तो जिसके पास में
कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सामंत हो जाता था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था। तो ये भी गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे, ये गुप्त जितने गुप्त जो श्रीगुप्त वगैरह, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के रूप में उदय हुए थे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर माना जाता है किसका, गुप्त वंश का। तो इसका टाइम पीरियड है 319 से 335 ईस्वी तक। तो इसमें हमारी कहानी में क्या हुआ, जो लिच्छवी हमने पहले पढ़ा था कब, हर्यक वंश में बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसमें भी चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी होती है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी होती है, किसकी, चंद्रगुप्त फर्स्ट की। ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करते हैं। और जब ये 319 एडी में जब राजगद्दी पर बैठे, कौन, चंद्रगुप्त सेकंड, इसी को हम गुप्त संवत के रूप में बनाते हैं और गुप्त संवत सूर्य पर आधारित है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। गुप्त संवत कब से शुरू हुई है, 319 एडी चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से। इसने क्या किया, संयुक्त नाम के सिक्के जारी किए। इसने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सिक्के जारी किए थे संयुक्त नाम के, ज्वाइंट नेम कॉइन, मतलब उस पर राजा रानी का नाम लिखा हुआ था। तो इसे बोल सकते हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के या विवाह प्रकार के सिक्के जारी किए थे इसने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसे महाराजाधिराज की भी उपाधि धारण की थी किसने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसके बाद में इसका बेटा आया था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में इसका बेटा शासन किया जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 335 से 375 एडी तक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता था, समुद्र को भारत का नेपोलियन बोला जाता था। अब क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर कि समुद्रगुप्त तो बहुत पुराना 335 से और 375 एडी के करीब, और नेपोलियन अब था कुछ साल पहले 1800-1900 की बात है, तब था नेपोलियन तो 1800 में। तो इसे भारत का नेपोलियन क्यों बोला जाता है, नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे इतिहास की खोज हुई थी उससे बाद में हुई थी, और नेपोलियन का जो हमारे अंग्रेजों ने की थी तो उन्होंने कंपैरिजन अपने वहां से किया था। वो अपने यहाँ के शासक को देखते थे, जैसे नेपोलियन था अपने वहाँ का शासक, ऐसे ही उसकी जो समुद्रगुप्त की पूरी बात है उन्होंने जानी इतिहास में। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल नेपोलियन जैसी युद्ध नीति है इसकी। किसने कहा था इस बात को कि भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त, विंस्ट स्मिथ ने कहा था। विंस्ट स्मिथ ने, यह क्वेश्चन पूछा गया कई बार, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता था, और ये बात किसने कही थी, विंस्ट स्मिथ ने। और क्यों कहा था विंस्ट स्मिथ ने, क्योंकि उसकी युद्ध नीति को देख करके, ऐसे ही नेपोलियन युद्ध करता था ऐसी नीति किसकी थी, समुद्रगुप्त की थी। और ये बात कहाँ है, प्रयाग प्रशस्ति में लिखी हुई है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसे इलाहाबाद अभिलेख भी बोलते हैं। मतलब ये अशोक का अभिलेख था, लेकिन इस पर बाद में समुद्रगुप्त ने अपना नाम लिखवा के अलग से बहुत सारी चीजें ऐड करवाई थी इस पर, प्रयाग प्रशस्ति। और ये चंपू स्टाइल में लिखा है। कैसी स्टाइल में लिखा है, कैसी शैली में लिखा है, चंपू शैली में। चंपू शैली कैसी होती है, जिसमें श्लोक और कहानी दोनों लिखी जाती है, मतलब गद्य और पद्य दोनों लिखे जाते हैं। इस शैली में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और किसने लिखा था, ये हरिसेन ने लिखा था। एक एक लाइन में क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ ऐसे क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। दूसरा क्वेश्चन, इसे किसने भारत का नेपोलियन कहा था, विंस्ट स्मिथ ने। तीसरा क्वेश्चन, विंस्ट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा था, इसकी युद्ध नीति को देख करके। चौथा क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख किसका अभिलेख है, तो समुद्रगुप्त का। कौन सी भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। किस शैली में है, तो चंपू शैली में। और किसने लिखा है, तो हरिसेन ने। हरिसेन कौन था, हरिसेन इसके दरबार में एक कवि था। किसके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था। गुप्त साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार, मतलब गुप्त साम्राज्य जो सबसे ज्यादा फैला था वो इसी के टाइम पर फैला था। किसके टाइम पर, चंद्रगुप्त, इसके समुद्रगुप्त के टाइम पर। इसने, जैसे मैं यहाँ मैप में दिखा सकता हूँ कि उत्तर भारत में 9 राजाओं को जीता था ऊपर, और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को जीता था इसने। उत्तर भारत में यह प्रत्यक्ष रूप से यानी खुद शासन करता था, दक्षिण भारत में वहां पे ये किसी को अपना बना देता था वहां, तो वो शासन करता था। समुद्रगुप्त के बारे में ये पूरा डिटेल है।
335 से 375 तक समुद्रगुप्त का शासन था। इसे आल्सो नोन एज लिच्छवी दोहित्र, इसे लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जानते थे। तो अब क्वेश्चन हो गया कंफ्यूजिंग, ये पेपर में आया IAS के में कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था। तो लिच्छवी दोहित्र ये कहीं भी कि बुक में लिखा नहीं मिलेगा। लिच्छवी दोहित्र का मतलब क्या, जो समझ गया। लिच्छवी मतलब इसकी माता कहाँ की थी, लिच्छवी की थी। इसकी माता थी लिच्छवी की। जैसे कि आजकल ब्याह होते हैं, किसी का ब्याह हुआ गौरलाते, तो वहां की जो उसकी लड़की है उससे क्या बोलते हैं, गौरल्लो। तो गौरल्लो का पुत्र ये पूछ रहा है। ऐसे लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी का पुत्र। तो अगर हमें पता है कि लिच्छवी कौन थी, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किसने विवाह किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और चंद्रगुप्त फर्स्ट इसका पिता था, मतलब इसकी माँ थी कौन, कुमार देवी। तो लिच्छवी दोहित्र कौन हुआ, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त ही हुआ। अब एक और लिच्छवी दोहित्र हो सकता है, कौन हो सकता है, जो शुरुआत में हमने हर्यक वंश में पढ़ा था कि बिंबसार ने चेलेना राजकुमारी से विवाह किया था। तो बिंबसार का बेटा कौन, अजातशत्रु भी लिच्छवी दोहित्र कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आते हैं, अगर पूरी डिटेल में अच्छे से पता है तो हो जाता है। और ये समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, बीड़ा बजाता था। ये बीड़ा बजाता था। तो इसके सिक्कों पर बीड़ा की आकृति मिली है, मतलब इसके सिक्के मिले हैं जिसमें यह बीड़ा बजाता हुआ दिखाया गया है। और इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है जी। समुद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा आया था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड से पहले, जैसे समुद्रगुप्त का हमने टाइम देखा 375 तक है। कितने तक है, समुद्रगुप्त का टाइम है 335 से 375 तक। और हमारे जो चंद्रगुप्त सेकंड आए हैं वो 380 से और 412 AD तक आए हैं। तो बीच में जो 5 साल था वो कौन था, रामगुप्त था। इसका बेटा था एक रामगुप्त। और रामगुप्त बहुत ही डरपोक शासक था, बहुत ही कमजोर शासक था। तो वो राजा बन गया, बीच में राजा बना दिया वो। उसके बाद में शक शासक था एक रुद्र सिंह सेकंड। शक शासक था रुद्र सिंह थर्ड। उसने क्या किया था, उसने आक्रमण कर दिया था इन पर। तो रामगुप्त से कहा था कि हम बिना युद्ध के भी चले जाएंगे, बिना युद्ध लड़े भी चले जाएंगे। तो रामगुप्त से उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पत्नी को हमें दे दो। इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। तो रामगुप्त राजी हो गए थे कि चलो ठीक है, जनता मरने से तो अच्छा है कि ध्रुव देवी को इन्हें दे दें। रुद्र सिंह सेकंड को, थर्ड को। रुद्र सिंह थर्ड कौन था, शक शासक था। शक जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, शक वंश जो था वो हम पढ़ चुके हैं। उसको दे दिया था इन्होंने अपनी पत्नी को, ध्रुव देवी को। और इस बात से बहुत नाराज हो गए थे चंद्रगुप्त सेकंड। और उन्होंने क्या किया, ध्रुव देवी की जगह वो कपड़े पहनकर लेडीज के और उसके साथ चले गए थे, शक शासक के, और उसे मार दिया था। किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। और अपनी भाभी को वहां से ले आए थे। और उनसे उसके बाद में उन्होंने रामगुप्त को भी मार दिया था। उन्होंने जब उस शक शासक सकराज की हत्या की, सकराज या रुद्र सिंह थर्ड की हत्या की, तो इससे उन्हें सकराज की उपाधि भी मिली थी। इन्हें सकराज भी कहा जाता है, शकों का राजा, शकों पर विजय प्राप्त करने वाला, सकाराज। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त अपने भाई का भी वध कर दिया और अपनी भाभी से शादी कर ली थी, ध्रुव देवी से। तो इसी के ऊपर विशाखादत्त की एक पुस्तक है, वो कई बार पूछी गई है, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसकी है, विशाखादत्त की है। इसमें क्या है, देवी कौन है, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त की बारे में उनकी कहानी है, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त की। किसकी बुक है ये, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखादत्त की। और विशाखादत्त की एक और बुक है जो पूछी जाती है, मुद्रा राक्षस। कौन सी बुक है, मुद्रा राक्षस। तो विशाखादत्त की यहाँ पे 2 बुक हमारी हो गई, एक तो देवी चंद्रगुप्तम, एक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के मौर्य वंश की नंदों पर विजय की जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश ने नंदों पर कैसे विजय प्राप्त की थी मौर्यों ने, ये मिलती है। इसे सकारी कहा जाता। सकारी क्यों कहा जाता था इसको, चंद्रगुप्त सेकंड को सकारी क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। और चंद्रगुप्त सेकंड को बोलते हैं हम विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। ऑप्शन देता है कि निम्नलिखित में से, ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि
सबसे पहले मैं बताऊं, एक क्वेश्चन आया था कि जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत की स्थापना कब हुई। एक तो आंसर हो गया 319 एडी में, और उसमें देता था किस राजा के टाइम पर हुई, तो उसमें देता था चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, तो हमें लगाना चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये चंद्रगुप्त सेकंड कौन है, इसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, लिखा आता है पीछे लिखा रहता है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। विक्रमादित्य का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर एज लाइक सूर्य। विक्रमादित्य मतलब विक्रम आदित्य, सूर्य के समान स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, विक्रमादित्य। ये गुप्तों का पहला शासक था। इसने क्या किया था, चांदी के सिक्के चलाए थे। किसने, गुप्त ने, इसने चंद्रगुप्त सेकंड ने, विक्रमादित्य ने। इसने दिल्ली में लौह स्तंभ लगवाया था। जो लौह स्तंभ है, मेहरौली लौह स्तंभ, इतना अच्छा साइंस था गुप्त काल का कि आज भी वो मतलब खुले में खड़ा है, उसके ऊपर कोई छतरी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन उस ऐसा लोहा है वो, उस पर जंग नहीं लगती है। मेहरौली में है लौह स्तंभ, वो विक्रमादित्य के टाइम पर ही लगाया गया था, विक्रमादित्य के टाइम पर, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर। ठीक है जी। इसके शासनकाल में फाहियान भी भारत आया था। कौन, फाहियान चीनी यात्री था, और इसकी किताब का नाम क्या है, फी क्यू की। इसकी किताब का नाम है फी क्यू की। विक्रमादित्य ने इसके टाइम पर चीनी यात्री था फाहियान, और 399 से 414 एडी तक रहा था ये। इसकी किताब का नाम है फो क्यू की। अब तुम कंफ्यूज मत होना, एक हैंसांग आएगा आगे हर्षवर्धन के टाइम पर, उसकी किताब का नाम है सी यू की। इसकी किताब का नाम क्या था, फो क्यू की। फाहियान की किताब का नाम था फो क्यू की। इस किताब में इसने क्या लिखा है, फो क्यू की, ये चीनी नाम है इसका। इसमें क्या है, ये जब भारत आया था तो भारत में बहुत ज्यादा पाखंड मतलब बहुत ही भारत में वैसी बातों पर माना जाता था, जातिवाद और ऐसी बातें मानी जाती। तो ये बताता है, ये भारत की इसमें खूब जमकर बुराई करता है। कैसे कि एक बार ये इसमें लिखता है अपनी बुक में, ये जा रहा था नदी में सैर, मतलब सैर कर रहा था नदी में, तो क्या हुआ, अचानक से वहां पे आने लगे, तूफान आने लगा, नदी में तूफान आने लगा समुद्र में। तो लोग सब इसकी तरफ ऐसे देख रहे थे, भारत के लोग बैठे हुए थे उसमें, तो सब इसकी तरफ देख रहे थे, बहुत मतलब कि सब कुछ जैसे इसी ने कर दिया हो। तो उनमें से एक ने बोला कि पता है ऐसा तूफान क्यों आ रहा है समुद्र में, क्योंकि इसमें एक अलग प्रजाति का आदमी बैठा है। सब फाहियान को देखकर कहने लगे, और कह रहे थे इसे फेंक दो उसमें से, नाव में से, तो ये तूफान थम जाएगा। और सब इस पर मतलब हामी भर दी। तो मतलब इसने कहा था कि भारत के लोग जो बहुत अंधविश्वासी थे और ये वहां से मुश्किल से बचा था, तो इसने भारत की जमकर बुराई लिखी है इसमें फाहियान ने। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी बहुत सारे विद्वान थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके दरबार में कालिदास, बैताल भट्ट, जो विक्रमादित्य, विक्रम बैताल, जो कहानियां होती हैं वो यही विक्रम बैताल है। बैताल भट्ट, बारह मिहिर, बरूची, अमर सिंह, शंकु, घटकपर आदि इसके दरबार में कौन थे, दरबारी विद्वान थे। और धनवंतरी आयुर्वेदाचार्य इसी के दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। कालिदास, बैताल भट्ट, बारह महिर, बार रुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकपर और धनवंतरी, ये सारे विद्वान इसके दरबार में थे। इनकी राजधानियां कहाँ थी गुप्तों की, तो गुप्तों की राजधानियां थी पाटलिपुत्र। 4 जगह राजधानी थी इनकी। प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी कहाँ थी, उज्जैन में। दूसरी राजधानी थी उज्जैन में, और प्रयाग में, और कौशाम्बी में। प्रयाग और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। उज्जैन में दूसरी राजधानी। तो ये जो थे हमारे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने अपना ज्यादा टाइम कहाँ पर गुजारा था, उज्जैन में। उज्जैन में ये ज्यादा टाइम रहते थे। इनके बाद में शासक आया हमारा कौन, कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट का टाइम है 412 से 455 एडी तक। कुमारगुप्त से पहले एक और शासक आ गया था बीच में, कौन, गोविंदगुप्त। और ये भी एकदम कमजोर शासक था, बेकार शासक था। ये गोविंदगुप्त कौन था, गोविंदगुप्त था हमारा कौन, जो इसका भाई था चंद्रगुप्त सेकंड का, रामगुप्त और ध्रुव देवी, उनका बेटा था ये, जिससे शादी की थी भाभी से अपनी से,
उनका बेटा था। इसको राजा बना दिया था, लेकिन यह भी अपने बाप की तरह कायर था और कमजोर शासक था, गोविंद गुप्त। इसने जो है कुमार गुप्त भगवान कार्तिकेय को मानते थे ज्यादा। किसको मानते थे? कार्तिकेय को। तो इनका जो चिन्ह था गुप्तों का वो था गरुड़। गरुड़ जो भगवान विष्णु का चिन्ह है वो था। तो इसके टाइम पर, कुमार गुप्त के टाइम पर, उस चिन्ह को बदल कर क्या कर दिया था? मयूर कर दिया था, मोर कर दिया था, क्योंकि ये कुमार गुप्त किसको मानते थे? कार्तिकेय को मानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था किसके टाइम पर? कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार आया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो कुमार गुप्त फर्स्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान धर्म का, महायान जो बौद्ध धर्म था उसका ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उससे तुलना की जाती है। महायान धर्म का ऑक्सफोर्ड बोला जाता था किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को। इस विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? तो आगे हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में बख्तियार खिलजी था एक। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है हमारा एक, जो इसी टाइम पर बना था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। विक्रमशिला के धर्मपाल थे और नालंदा के कौन थे? कुमार गुप्त थे। नालंदा के कौन थे? कुमार गुप्त थे संस्थापक, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल थे। ये दोनों बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिए थे विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके बाद में हमारा शासन आता है किसका? स्कंदगुप्त का। तो इसके टाइम पर क्या हुआ? कुमार गुप्त के टाइम पर क्या हुआ? हुंडों का आक्रमण हुआ। हुंडों का आक्रमण किसके टाइम पर हुआ था? कुमार गुप्त के टाइम पर हुंडों का आक्रमण होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन हुंडों को पराजित किसने किया था? तो वो किया था स्कंदगुप्त ने। यह आखिरी गुप्त शासक था। कौन? आखिरी गुप्त शक्तिशाली शासक था, मतलब इसके बाद में कमजोर शासक आ गए थे। ये आखिरी गुप्त शक्तिशाली शासक था और इसने हुंडों को पराजित किया था। और इसने जो सुदर्शन झील थी जिसे रुद्रदमन ने मरम्मत कराई थी, इसका भी मरम्मत इसने कराई थी। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का अभिलेख है, संस्कृत में है एक अभिलेख है। क्या नाम है उसका? भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख संस्कृत भाषा में किसका है? स्कंदगुप्त का। अब क्या हुआ? हुंडों के बारे में हम देखें थोड़ा। हुंड कौन थे? तो हुंड जो है हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मध्य एशिया के कबीलियाई लोग थे। मध्य एशिया से आए थे, कबीलों में रहने वाले लोग थे। और इनके आक्रमण कुमार गुप्त के समय पर ही होने शुरू हो गए थे, लेकिन स्कंदगुप्त के समय पर बहुत अधिक मात्रा में इनके आक्रमण हुए थे। पहला शक्तिशाली आक्रमणकारी कौन था? तोरामणि था। तोरामणि सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी था इनका, हुंडों का। इनका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मेहरकुल। मेहरकुल इनका सबसे शक्तिशाली शासक था और उन्होंने आक्रमण किया भारत पर और मालवा के क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। ये मालवा के शासक यशोधर्मन के द्वारा युद्ध हार गया था, कब्जा कर लिया था और वहां के शासक से भी युद्ध हार गया था। ये यशोधर्मन ने इस जीत पर विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। हुंड जो थे वो भारत में आ रहे थे बहुत सारे, और धीरे धीरे भारत के समाज में ही घुल मिल गए थे हुंड। तो हुंडों का आक्रमण हुआ था किसके टाइम पर? कुमार गुप्त के पर, लेकिन हुंडों को हराया कितने था? स्कंदगुप्त ने। इसके बाद में जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक हम देखें तो कौन था? विष्णुगुप्त था। अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? विष्णुगुप्त था। ठीक है जी। इसके बाद में क्या हुआ? भारत में आए गुप्तों के बाद के परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त बिहार के क्षेत्र में आए, अलग अलग जगह जगह भारत पटने लगा, मतलब भारत की शक्ति फिर से कमजोर होने लगी। ठीक है जी। इसमें हम एक बार गुप्त वंश के जो प्रमुख तत्व हैं उनको देखते हैं पूरे को। जैसे गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था, लेकिन कुमार गुप्त के टाइम पर आकर उसे क्या कर दिया गया था? मयूर कर दिया गया था। तो गरुड़ मयूर दोनों कौन से चिन्ह थे इनके? इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्तों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इन्होंने सिक्के चलाए थे दो, सोने के और सिल्वर के। सोने के सिक्के को ये दीनार बोलते थे, दिनार, और सिल्वर जो चांदी का सिक्का था उसे रूपक बोलते थे। चांदी का सिक्का था उसे रूपक बोला जाता था और सोने के सिक्के को दीनार बोला जाता था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिस्ट्री में
स्वर्ण युग किसके क्षेत्र में कहा जाता था? लैंग्वेज के क्षेत्र में। संस्कृत का बहुत अच्छा विकास हुआ था इनके टाइम पर। कला के क्षेत्र में इसको स्वर्ण युग कहा जाता था। यहाँ पे मंदिर कला बहुत अच्छी थी। जैसे हम देखें तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। वो ऐसे पूछ लेता है तिगवा में मंदिर किसका है, एक बार इसे देख सकते हैं अच्छे से। एरन का विष्णु मंदिर ये सागर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सताना में है। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। और सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये सारे मंदिर इसी टाइम पर बने हुए हैं, गुप्त काल के टाइम पर। ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। विज्ञान और आईटी क्षेत्र में कैसे कहा जाता है? इसी के टाइम पर आर्यभट्ट गुप्तों के समय पर ही थे। आर्यभट्ट ने 2 किताब लिखी। एक लिखी थी आर्यभट्टिया, एक लिखी थी सूर्य सिद्धांत। एक तो लिखी थी आर्यभट्टिया, एक लिखी थी सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में क्या था? सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया था। जो हमारा सौर मंडल है उसके बारे में बताया गया था। भारत में यूज ऑफ जीरो का यूज इन्होंने ही बताया था आर्यभट्ट ने। 1 से 9 तक की प्लेस वैल्यू बताई थी किसने? आर्यभट्ट ने। पाई का मान भी आर्यभट्ट ने दिया था 22/7। बीजगणित का जनक भी माना जाता है आर्यभट्ट को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन सबको कौन ले गए? आइंस्टीन वगैरह इन सब का प्रभुत्व बाद में कौन ले गए? कि हमने खोज की। क्योंकि भारत में उस टाइम पर क्या था कि प्रोपोगेशन नहीं हो पाता था, प्रचार नहीं हो पाता था। जो चीजें थी सिर्फ थोड़े बीच में रह जाती थी, लोगों में फैल नहीं पाती थी दुनिया में। और उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने और उन्होंने आइंस्टीन वगैरह इन्होंने क्या किया, वो सब चीजें। अब सोलर सिस्टम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे विदेशों में, इन्होंने उसके ऊपर किताब लिखी है सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने उस टाइम पर। तो इस वजह से भी इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके टाइम पर आर्यभट्ट थे। और इनके टाइम पर एक और थे हमारे ब्रह्मगुप्त थे। इन्होंने एक बुक लिखी है, ये है ब्रह्मपिटका। क्या है ये? ब्रह्मपिटका सिद्धांत है। ब्रह्मपिटका सिद्धांत है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया ब्रह्मगुप्त ने, जिसके बताते हैं आइंस्टीन ने खोज की है गुरुत्वाकर्षण की। तो वो कौन थे? ब्रह्मगुप्त ने हमारे ने पहले ही कर दी थी। और 12 महीर थे इनके टाइम पर। 12 महीर मैंने लिखाया है, 12 महीर थे। 12 महीर ने खगोल शास्त्री थे एक। इनकी 2 किताबें बृहद जातक और लघु जातक 12 महीर की। और बृहत संहिता इनकी बुक है 12 महीर की, बृहत संहिता। और दिल्ली में जो महरौली स्तंभ लेख है वो इन्होंने ही लिखवाया था। बृहत संहिता 12 महीर ने लिखी है। इसमें चंद्रमा के बारे में जानकारी है। इन्होंने चंद्रमा पर अध्ययन किया था 12 महीर ने। और पंच सिद्धांत का भी बुक है 12 महीर की। तो 12 महीर की 2 बुकें, एक तो बृहत सिद्धांत का बृहत संहिता और एक पंच सिद्धांत का। ये दोनों बुक किसकी? 12 महीर की। तो उस टाइम पर हमने चंद्रमा पर भी अध्ययन शुरू कर दिया था। इस गुप्त काल में इतनी अच्छी साइंस थी। धन्वंतरी थे। धन्वंतरी को राजकीय चिकित्सक बोला जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर थे धन्वंतरी। इन्हें राजकीय चिकित्सक बोला जाता था धन्वंतरी को। ठीक है जी। इसके बाद में क्या हुआ? पूर्वोत्तर इनके बाद में चंद्रगुप्त के बाद में विष्णुगुप्त के बाद में इनके बाद के गुप्त शासक आए परवर्ती गुप्त। और विष्णुगुप्त अंतिम शासक हो गया था गुप्त वंश का। इसके बाद में गुप्त वंश कमजोर हो गया था। और इनके बाद में एक और शक्तिशाली आया था शासक उत्तर गुप्ता में, कोष्ठ गुप्ता में। कौन आया था? जिसका नाम था हमारा हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में हम देखें। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है 606 से 647 AD तक। हर्षवर्धन कौन से वंश थे था ये क्वेश्चन पूछा है। तो हर्षवर्धन था पुष्यभूति वंश का। किस वंश का था हर्षवर्धन? पुष्यभूति वंश का। और इसका शासन कहाँ था? जो आज का पंजाब और हरियाणा है, इस क्षेत्र में इसका शासन था हर्षवर्धन का। पुष्यभूति वंश की जो शुरुआत की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। पहले राजधानी कहाँ थी इनकी? थानेश्वर। लेकिन हर्षवर्धन के टाइम में राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ कर दी थी? कन्नौज। तो हर्षवर्धन की राजधानी पूछी जाती है, थानेश्वर भी थी और बाद में कौन सी हुई? कन्नौज हुई। जो पुष्यभूति वंश था
यहाँ के राजा का नाम था प्रभाकर वर्धन, मतलब जो हर्षवर्धन का पिता था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। इसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और बेटी का नाम था राजश्री। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और बेटी का नाम था राजश्री। तो इन्होंने प्रभाकर वर्धन के बेटों ने राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ने राजश्री का क्या कर दिया था? विवाह कर दिया था। राजश्री का विवाह कर दिया था कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मन से। कन्नौज के राजा से ग्रहवर्मन, उनसे विवाह कर दिया था। और ग्रहवर्मन मतलब कि राजश्री के पति और उसका भाई राज्यवर्धन, इन दोनों की हत्या करवा दी थी मालवा के शासक थे देवगुप्त। मालवा के शासक थे देवगुप्त। उन्होंने मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने मिलकर हत्या करवा दी थी। किनकी? राजवर्धन की और ग्रहवर्मन की, मतलब राजश्री ने के भैया की और उसके पति की हत्या करवा दी थी देवगुप्त ने और बंगाल के शासक शशांक ने। अब कौन बचा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या किया? शशांक की हत्या कर दी। शशांक कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक था। शशांक की हत्या कर दी। अब पूरे उत्तर भारत में शशांक की शक्तिशाली शासक था। पूरे उत्तर भारत में किसका शासन हो गया? हर्षवर्धन का शासन हो गया था। किसका? हर्षवर्धन का शासन हो गया था। हर्षवर्धन एकमात्र शासक बन गया था। और ये दक्षिण भारत में भी प्रसार करना चाहता था अपना। कहाँ? दक्षिण भारत में प्रसार करना चाहता था कि मैं दक्षिण भारत तक शासन करूं। तो इसने पहली बार नर्मदा नदी को पार करना चाहा, मतलब गुजरात से नीचे जाना चाहा। तो इसका युद्ध हुआ चालुक्य शासक। दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत का वंश है एक चालुक्य वंश। चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हरा दिया था युद्ध में। तो पहली बार कोई उत्तर भारत का शासक किसी दक्षिण भारत के शासक से हारा था। और वो कौन हारा था? हर्षवर्धन। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने ये पूछा है कि किसने हराया था, कहाँ हारा था, कौन हारा था, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हरा दिया था हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने फिर उसके बाद में कभी भी दक्षिण भारत पर शासन करने की नहीं सोची थी। इसी के शासनकाल में कौन आया था भारत में? हेनसांग आया था। हेनसांग की किताब का नाम क्या है? सीयू की है, ये मैं करवा चुका हूँ ठीक है जी। हर्षवर्धन जो है राज्य की आय को 4 भागों में बांटता था। हर्षवर्धन अपने जो राज्य की आय है उसको कितने भागों में बांटता था? 4 भागों में बांटता था। कैसे? राजा के खर्च के लिए 1 भाग देता था, दूसरा अधिकारियों के वेतन के लिए, तीसरा भाग देता था कलाकार और ज्ञानियों के लिए, जो कलाकार थे वहां पर और ज्ञानी थे उनके लिए, चौथा भाग देता था वह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। ठीक है, एक बार मैं हर्षवर्धन पूरा रिवाइज करा दूं तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है 606 से 647। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था, या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, कुछ भी आ सकता है। इसकी राजधानी पहले थानेश्वर थी, वहां से स्थानांतरित करके कहाँ कर दी थी? कन्नौज कर दी थी। और इसने नर्मदा नदी को नीचे दक्षिण भारत में शासन करना चाहा था। चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने इसे हरा दिया था। किसे? हर्षवर्धन को। ठीक है, और चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर है ऐसे पूछने लगे तो बादामी कर्नाटक में है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय में जो युद्ध हुआ था और हर्षवर्धन हार गए थे, इस बात का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, हर्षवर्धन एक बहुत ही अच्छे कवि थे, तो इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों किताबें पूछी जा चुकी हैं पेपर में। हर्षवर्धन की खुद की किताबें, वो एक अच्छे कवि थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और इनके दरबार में एक कवि रहते थे हर्षवर्धन के में, वाणभट्ट। वाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी, हर्षचरित्र और कादम्बरी। वाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी, क्या कौन सी? हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है जी, वाणभट्ट की 2 हैं, हर्षचरित्र और कादम्बरी। और हर्षवर्धन की 3 किताबें, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसने कबीरा इसे ये शिव और सूर्य और बुद्ध का उपासक था, बहुत अच्छा। ठीक है जी, और ये है हमारा हर्षवर्धन, निसंतान मर गया था, इसके कोई बच्चा नहीं था, निसंतान मर गया था। इसके बाद में मतलब ये वंश आगे नहीं चल पाया। आगे नहीं चल पाया तो क्या हुआ
कन्नौज पर शासन करने के लिए। ये कन्नौज का राजा था। हमारे यहाँ पर एक बार हम देखें, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष समझते हो, यानी कि 3 लोग लड़े, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और ये 200 साल तक चला था। कन्नौज को पाने के लिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 3 शक्तियां आपस में संघर्ष शुरू कर दिया था। कौन कौन? जैसे हम गुजरात का क्षेत्र देखें तो वहां पर गुर्जर प्रतिहार थे। इधर बंगाल के क्षेत्र में कौन थे? पाल शासक थे। और नीचे दक्षिण भारत में कौन थे? राष्ट्रकूट शासक थे। ये तीनों आपस में लड़े थे, किस लिए? कि कन्नौज मेरा होगा, कन्नौज मेरे अधिकार में रहेगा। इससे क्या हुआ? बंगाल के शासक थे पाल शासक धर्मपाल, और दक्कन के जो गुजरात वाला ये है गुजरात महाराष्ट्र, इसके थे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। और पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार के शासक कौन थे? वत्सराय। इन तीनों के बीच 200 साल तक कन्नौज को लेकर युद्ध हुआ था। इन 200 साल के युद्ध में भारत आपस में लड़ के भारत की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। अब भारत की स्थिति कमजोर हो गई और भारत अलग अलग शक्तियों में बट गया, तो अब भारत पर बाहरी आक्रमण होंगे, विदेशी आक्रमण होंगे। ठीक है जी। भारत की स्थिति बहुत कमजोरी हो गई और इसी वजह से भारत में इस्लामिक आक्रमणों को निमंत्रण दिया। इस बात ने जो ये युद्ध हुआ 200 साल तक, बताओ आपस में लड़ते रहे त्रिपक्षीय युद्ध। जो इस्लामिक आक्रमण होंगे जिसमें गौरी गजनबी और ये सब आक्रमण होंगे, इनको भारत में आक्रमण करने के लिए न्योता दिया इन्होंने, क्योंकि भारत आर्थिक युद्ध होता है तो पैसे की भी कमी होती है, हथियारों की भी कमी होती है, इंसान की भी कमी होती है और आपस में मिल भी नहीं पाते हैं। तो इसका फायदा उठाया था। इस्लामिक आक्रमण हुए थे, मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे। ये हमारा प्राचीन भारत जो था वो हमने पूरा अच्छे से एक सेगमेंट पूरा कर लिया हिस्ट्री का अपना। अभी हम मध्यकालीन भारत और उसके बाद में आधुनिक भारत पूरा करेंगे। मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है 750 से 1707 एडी तक है। 750 से 1707 एडी तक है। यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है? 750 से इसको हम डिवाइड करके चाहें तो 750 से 1206 एडी तक कौन सा काल आता है? राजपूत काल। उसके बाद में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे 1206 से 1526 एडी तक। उसके बाद में मुगल आएंगे और मुगल 1526 से 1707 तक, और उसके बाद में 1707 से 1857 तक। 1707 वाला जो टाइम पीरियड है वो किसमें लग जाएगा? आधुनिक भारत में। किसमें? आधुनिक भारत में लग जाएगा वो। ठीक है जी। और अब हम इस्लामिक जो आक्रमण होंगे वो करेंगे। राजपूत एज आता नहीं है पेपर में इतना, और ना ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम सीधे कहाँ पहुंचेंगे? इस्लामिक आक्रमण भारत पर अब किसने? मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हो जाएंगे और यहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। थैंक यू।